हेलो गाइस, वेलकम टू कैन पे एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज की मतलब कल की, हम एक दिन पीछे की करंट अफेयर्स कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था कि किसी मैगजीन में आपको आज मिलेगी, किसी मैगजीन में कल मिलेगी, तो एक दिन में थोड़ी सी रिसर्च भी हो जाती है, टॉपिक के बारे में आपको भी जानकारी हो जाती है कि हाँ भाई ये टॉपिक न्यूज़ में है। तो आज ऐसे ही करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने 1 फरवरी की करी थी, आज 2 फरवरी की करने वाले हैं। इससे पहले हम आगे चलें, आज की करंट अफेयर्स करें, पहले कल का एक रिवीजन करते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, यानी कि कल रिवीजन में क्या क्या पढ़ा था हमने। तो शुरुआत करूँ अगर मैं रिवीजन से, तो सबसे पहला जो टॉपिक था वो रिलेटेड था अपना, किससे रिलेटेड था, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप से। तो बता दो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप कहाँ पे बनना है, तो महाराष्ट्र में बनना है। बर्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड था। तो आप बताओ कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। एक मैं पेज ले लेता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ कुछ, ठीक है। तो आपने बताना है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। बताओ कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। रुको एक मिनट जरा, रुको जरा सब्र करो, रुको जरा सब्र करो, ठीक है। हाँ तो बताओ भाई कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, ये बताओ, ठीक है। सिक्किम में, सबको पता है। अच्छा, बर्ड हेरिटेज साइट में बताओ रानी की वाव कहाँ पे है, रानी की वाव, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव, रानी की वाव कहाँ पे, गुजरात में है। ये कहाँ पे, गुजरात में। क्या अहमदाबाद, जो सिटी ऑफ अहमदाबाद है, वो भी बर्ड हेरिटेज साइट है? बिल्कुल है, अहमदाबाद भी बर्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं फिर कुछ, अगर पूछने वाला, आगरा फोर्ट कहाँ पे है, आगरा फोर्ट कहाँ पे है, बर्ड हेरिटेज साइट कहाँ की, आगरा फोर्ट यूपी की, कहाँ की, यूपी की। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे कुछ पूछूं और कुछ एक्स्ट्रा, तो आगरा फोर्ट हो गया। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ये भी कहाँ पे है, आगरा में, ये भी कहाँ पे है, आगरा में, ठीक है। ये ऐसे कुछ। जंतर मंतर कहाँ, जंतर मंतर कौन सा वाला जो है वो बर्ड हेरिटेज साइट है ना। जो लोग दिल्ली लगा दें भाई, जाके अपने मेंटोस जीवन से बाहर निकलो, ठीक है, इलायची खाना बंद करो और इसे लगाओ जयपुर, जंतर मंतर जयपुर, ठीक है। विमल पान मसाला वाली सोच, है ना। चलो मजाक था यार, सबका गलत होता है भाई, ठीक है। तो अगला बताओ, जो बर्ड हेरिटेज साइट है उसको, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, यूएन के कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो वो यूनेस्को से रिलेटेड है। मुझे एक रिपोर्ट बताओ, एक रिपोर्ट आती है बर्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड, ग्लोबल 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 बर्ड हेरिटेज हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट, हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है ये वाली रिपोर्ट, बताओ। यूनेस्को रिलीज नहीं करता है, ध्यान रखना, रखना है, यूनेस्को रिलीज नहीं करता, IUCN रिलीज करता है, IUCN रिलीज करता है, ठीक है। तो कुछ ये था इंपॉर्टेंट बर्ड हेरिटेज साइट में, तो यही था जो मैंने आपको रिवीजन करा दिया। नेक्स्ट था फिर कुछ एसिड रेन। अच्छा, एसिड रेन का टॉपिक था। एसिड रेन बताओ कौन कौन से एसिड की वजह से होती है। तो सबको याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, सल्फर से रिलेटेड, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इनसे क्या होता है, इनसे क्या होता है, एसिड रेन होती है, ठीक है। तो एसिड रेन में यही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। एसिड रेन व्हीकल वगैरह सबसे हो सकती है, जो उनका पॉल्यूशन आता है वो चीज ध्यान रखनी है। वेट डिपोजिशन, ड्राई डिपोजिशन, दो चीजें होती हैं, ठीक है, एसिड रेन में। ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। ये कल का रिवीजन चल रहा है, अभी आज की करंट अफेयर्स नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये बस कल का एक रिवीजन है जो अपने को याद रहे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से निकलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट से कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते हैं, ये चीज बतानी है आपने। तो कल हमने पढ़ा था स्ट्रोंटियम, जैसे स्ट्रोंटियम, कैडमियम, ठीक है, ट्रिटियम, है ना। ये सारे जो है कहाँ से निकलते हैं, ये रेडियो आयोनाइज्ड, ठीक है। तो ये सारे कहाँ से निकलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलते हैं, ठीक है। और ये कम हुए हैं, ये कम हो रहा है लगातार, ये कम हो रहा है, तो ये भी चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो मतलब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नरोदा पावर प्लांट कहाँ पे है, चलो बताओ, नरोदा पावर प्लांट कहाँ पे है, नरोदा पावर प्लांट कहाँ पे है, नरोदा पावर प्लांट कहाँ पे है, बताओ, ये है ना। बताओ बताओ जल्दी बताओ, नरोदा पावर प्लांट कहाँ पे है, तो ये है यूपी में, ये कहाँ पे है, यूपी में। तो ये कल का डिवीजन था। आज की करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहली करंट अफेयर हम शुरुआत करें तो बर्ड लेप्रोसी डे। सबसे पहले एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, भूल मत जाना, लेप्रोसी बैक्टीरिया से होती है, लेप्रोसी बैक्टीरिया से होती है, इंपॉर्टेंट है। हम यही चीज गलत करते हैं। लेप्रोसी वायरस से होती है क्या, नहीं होती।
बैक्टीरिया से होती है क्या? होती है, ठीक है। लेप्रोसी है क्या? लेप्रोसी है क्या? देसी भाषा में बता दूं, जिससे आप कुष्ठ रोग टाइप बोलते हो ना, कुछ कुष्ठ रोग हो जाता है भाई, है ना, कुष्ठ रोग जो आपने देखे होंगे, हाथ दब्बे दब्बे हाथ पे कुछ फोड़ा फुंसी टाइप इस टाइप का, है ना, उसे हम लेप्रोसी बोलते हैं ना, तूने मेरे साथ बुरा किया तो कुढ़ेगा तो जिंदगी भर, ठीक है, देसी वाले लोग जानते होंगे, वही लेप्रोसी है, वही कुष्ठ रोग है, ठीक है। तो न्यूज में क्यों है? एक न्यूज में इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम भारत, मेरा भारत महान जो है वो दुनिया से उल्टे काम करता है। दुनिया बना, उल्टे नहीं मतलब अलग काम करता है। दुनिया बना दी वर्ल्ड लेप्रोसी डे लास्ट संडे जनवरी के, लास्ट संडे जनवरी हमने बना दिया जिस दिन महात्मा गांधी जी मरे, यानी कि 30 जनवरी को हमने काम ही खत्म कर दिया। हमने बोला महात्मा गांधी जी से याद रहेगा, लेप्रोसी डे कब है? 30 जनवरी को। तो अपने इंडिया में कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। बाकी जगह कहाँ मनाया जाता है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी। एक पेपर वाला पूछेगा लेप्रोसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन लास्ट संडे ऑफ जनवरी, आपने ऑप्शन गलत कर देना है, क्योंकि इंडिया में 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की थीम क्या है वर्ल्ड लेप्रोसी डे की? बीट लेप्रोसी, यानी कि लेप्रोसी को खत्म करो, ठीक है। लेप्रोसी एक स्टिग्मा भी है, लोग उससे छुड़ना नहीं चाहते कि यार मतलब ये तो बेकार आदमी है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। इन्फेक्शियस डिजीज है, कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये याद रखना है, याद रखना है। टीबी भी क्या होती है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लेप्रोसी भी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। अगर मैं पूछ लूं बैक्टीरिया वाली डिजीज, तो टीबी, लेप्रोसी सारी किसकी है? बैक्टीरिया वाली। पेपर में आता है कि बैक्टीरिया वाली डिजीज कौन सी है, वायरस वाली डिजीज कौन सी है, प्रोटोजोआ वाली डिजीज कौन सी है, ये सारी डिजीज कौन सी है, ठीक है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। मैंने बता दिया इस पे होता क्या है, स्किन, माउथ वगैरह। लेप्रोसी देखो, लेप्रोसी क्या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगी? तो नहीं जाएगी, यानी कि लेप्रोसी इनहेरिटेड डिजीज नहीं है। लेप्रोसी जो है वो इनहेरिटेड डिजीज नहीं है, इज नॉट इनहेरिटेड, इज नॉट इनहेरिटेड। लेकिन कैसे जाएगी? किसी के खांसने से, नाक से, मुंह से, ऐसे ऐसे ये जो है ड्रॉपलेट के माध्यम से ये लेप्रोसी ट्रांसफर हो जाती है। कौन सी एज के लोगों की होगी? किसी को भी हो सकते हैं। बीमारी क्या आपकी एज पूछ के आएगी कि भैया बीमार हो जाऊं कि नहीं हो जाऊं? तो लेप्रोसी किसी को भी हो सकते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है लेप्रोसी का, याद रख लेना अगर याद हो जाए जिंदगी में, ठीक है, बिमल पान मसाला वालों को। तो हैंसन डिजीज जो है वो लेप्रोसी का दूसरा नाम है, ठीक है। हैंसन डिजीज जो है वो बिमल लेप्रोसी का दूसरा नाम है। तो बिमल बात सुनो मेरी, लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। नेक्स्ट तो बाकी फिर ऐसा ही है। इसका इलाज है क्या? ये क्यूरेबल है? बिल्कुल है। जो ट्रीटमेंट है इसका हो सकता है, दो टाइप की होती है, पैक्यूबिलरी, मल्टीपैक्यूलरी, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये जो पीवी पैक्यूबिलरी है थोड़ी कम खतरनाक है, ये जो है मल्टीपैक्यूलरी ये ज़्यादा खतरनाक है, मल्टी है ही है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेपर में छपेगी और हमें नहीं पता पड़ेगी, फिर हम ऊपर नीचे देखेंगे, हम गिनेंगे कि आज पेपर में क्या हुआ। डेप्सोन, राइफामेपिसिन एंड क्लोफेजिमाइन। दोबारा देख लो, डेप्सोन, राइफामेपिसिन और क्लोफेमेजाइन, ये लेप्रोसी की ड्रग्स हैं। ये लेप्रोसी की क्या है? ये ड्रग्स हैं, पेपर में आती हैं। वो दे देगा डेप्सोन, राइफामेपिसिन एंड क्लोफेजामाइन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, है ना, वो देगा ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और दुनिया भर की चीजें दे देगा। तो उसमें आपने ध्यान रखना है ये ड्रग है और ये एंटी लेप्रोसी ड्रग, मतलब लेप्रोसी की ड्रग है। डेप्सोन, राइफामेपिसिन एंड क्लोफेजामाइन, इसमें से एक दवाई जो है राइफामेपिसिन, ये टीबी से भी रिलेटेड है शायद थोड़ी थोड़ी, वो देख लेना। टीबी की भी आइसोनेजाइड है ना, ब्यूटेनेजाइड, राइफामेपिसिन, ऐसी करके बहुत सारी दवाई हैं, तो वो भी टीबी की ड्रग्स हैं, ये चीज आपने देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। लेप्रोसी मिलती कहाँ है? टेम्परेट डिजीज है क्या लेप्रोसी? लेप्रोसी अगर मैं पूछूं टेम्परेट रीजन में मिलेगी? नहीं, लेप्रोसी जो है वो ट्रॉपिकल डिजीज है। लेप्रोसी जो है वो ट्रॉपिकल डिजीज है। अरे इंडिया में मिलती है ना, इंडिया में मिलती है ना, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है कि नहीं आता? बाकी साउथ अफ्रीका वाला, जो साउथ अफ्रीका वाला रीजन है वो भी थोड़ा थोड़ा ट्रॉपिकल में आता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगी, आपको ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगी। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, यानी कि इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था अब तक कि ये भी कोई बीमारी है। सब सोचते हैं हाँ बीमारी हो गई तो हो गई, पिछले जन्मों का बुरा कदम है जो तुझे बीमारी हुई है, इस जन्म में बुरे कदम करेगा ये वाली बीमारी होगी, है ना, सुना है ना ये कहते हुए। तो ये ट्रॉपिकल, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। इंडिया लेप्रोसी है, हम एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट में ये एंडेमिक है इंडिया के में, और ग्लोबल पार्टनरशिप चली रही है लेप्रोसी के लिए, ठीक है। और बाकी तो
जो है अपने लिए देखें तो अपने इंडिया जो है बात कर रहा है कि भाई 2027 तक हम लेप्रोसी को खत्म कर देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 से रिलेटेड है। रिवाइज करा दूंगा, कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट में एक पूरा देख लेंगे क्या क्या है, तो ध्यान रखना बस ये। और इसमें तो कुछ नेशनल लेप्रोसी एडिकेशन प्रोग्राम है तो अभी नहीं बना, वो 1983 से बना हुआ है, याद कर लो, इतना फर्क पड़ेगा नहीं, पेपर में कोई पूछेगा नहीं। मेन बात पे आ जाते हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या होती है? बहुत सारे वैरायटी ऑफ पैथोजन होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगी, टॉक्सिन, जो हमारी हेल्थ को बेकार करते हैं, जो हमारी हेल्थ को बेकार करते हैं। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका में मिल जाती है, तो बहुत सारे लोगों को ये ट्रॉपिकल डिजीज होती है। कौन कौन से एग्जाम्पल है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के, वो पूछ ले तो ब्लूली अल्सर, चेगस डिजीज, डेंगू, चिकनगुनिया एंड लिम्फेटिक फिलेरिसिस जो है ये किसका एग्जाम्पल है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का। याद कर लो, रटो गाइस, रटो रटो रटो। ब्लूली अल्सर, चेगस डिजीज, डेंगू, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फिलेरिसिस किसका एग्जाम्पल है? ये नेट ट्रॉपिकल डिजीज, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ठीक है, रिविजन के तौर पे ये देख लो, इसे भी देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी बीमारी कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ से चागास डिजीज, लेशमेनिया, ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेंसोमेस, याद कर लो, वायरस, रेबू, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना, इसे कैसे भूल जाओगे? ठीक है, कोरोना भी तो वायरस है। बैक्टीरिया से ब्रूली अल्सर, लेप्रोसी, ट्रैकोमा, योज, टीबी, किससे होती है? ये बैक्टीरिया से। ठीक है, तो देख लो भाई, है ना। और बाकी ये हेलमिंथ से होती हैं कुछ, जैनवा बॉल, कीड़ा जो घुस जाता है पेट में। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी डिजीज है, पेपर में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ तो पाएगा ही नहीं। पेपर में आओगे तो जब तक आज याद करोगे कल को भूल जाओगे, कल को याद करोगे परसों भूल जाओगे, इसीलिए याद करने से फायदा क्या? सीधा साधा कंसेप्ट है भाई मेरा तो। ठीक है, लेप्रोसी डिजीज एक बार अगर मैं पूरा इसे जस्ट एज ए रिविजन के तौर पे आपको बताना चाहूँ, महात्मा गांधी जी के मरने से पहले, तो लेप्रोसी डिजीज क्या है यहाँ पे देख लो। लेप्रोसी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, स्पेलिंग देख लेना यार। ठीक है, मुझे बस याद करानी है। लेप्रोसी से ये डिजीज होती है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है ये। ठीक है, लेप्रोसी इनहेरिटेड डिजीज है? नहीं, लेप्रोसी केवल ड्रॉपलेट से, यानी कि वो जनरेशन से जनरेशन में नहीं जाएगी, ड्रॉपलेट, नोज, माउथ वगैरह, इनसे लेप्रोसी होगी। लेप्रोसी का ट्रीटमेंट है तो है, 3 दवाइयाँ इसकी, राइफेमापिसिन है ना। ठीक है, और जो बाकी देख लो यार, एक बार जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी हमने अभी, क्या पढ़ी थी? अरे बहुत अच्छी दवाई थी यार, वो कौन सी थी? बताओ जल्दी, कौन सी थी? भूल गए ना, बस देख के याद आ जाएगी। ठीक है, कौन सी दवाई पढ़ी थी हमने लेप्रोसी के लिए? लेप्रोसी के लिए डेप्सोन। ठीक है, कौन सी पढ़ी थी? डेप्सोन, राइफेमापिसिन एंड क्लोफेजिमाइन, है ना, याद कर लो। DRC है ना, RCD, पता नहीं कैसे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, CDR। ठीक है, तो कैसे भी याद कर लो, CDR जो उसमें पढ़ते हो ना इकोनॉमी में, तो उससे लेप्रोसी की दवाई याद कर लो। ठीक है, नेशनल लेप्रोसी डे इंडिया में कब मनाया जाता है? बाकी हर जगह लेप्रोसी डे जो मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी, और इंडिया में मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को क्या हुआ था? 30 जनवरी को क्या हुआ था? गांधी जी की हुई थी डेथ। क्या हुआ था 30 जनवरी को? गांधी जी की हुई थी डेथ। किसने की थी? नाथूराम गॉडसे ने। अब गांधी जी के बारे में भी पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा। तो द वीक कैन नेवर फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रांग। वाह, क्या तुम मेरे पे व्यूज नहीं देते, मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ, है ना। तुम भी कुछ नहीं कहते, तुम भी स्ट्रांग हो यार, हर बात में उल्टी चीज है। चलो, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? ये देख लो गांधी जी का फोटो गाइस। ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ गुजरात में, 2 अक्टूबर को 1869 को उनका जन्म हुआ। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस उनके जन्मदिन वाले दिन मनाया जाता है। लॉयर थे, वकील थे, सोशल एक्टिविस्ट, राइटर, पॉलिटिशियन, जो उन पे हुआ वो उन्होंने कर लिया। फादर ऑफ नेशन की उपाधि किसने दी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। स्टेट पीसेस का क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, पॉलिटिकल मेंटर कौन थे उनके? गोपाल कृष्ण गोखले। स्टेट पीसेस का क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, मार्टिर्स डे किसको बोलते हैं? 30 जनवरी को। अच्छा, कोई मुझे बताएगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं ना एक दिन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस कोई बताएगा? प्रवासी भारतीय दिवस बताना, चलो, है ना।
गांधी जी साउथ अफ्रीका में कब गए? अच्छा दे दिया इसने 9 जनवरी को, ठीक है। तो गांधी साउथ अफ्रीका में 1893 से 1915 साउथ अफ्रीका में रहे ये। साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या बनाया? टॉलस्टॉय फर्म, अगर आपको याद होगी तो टॉलस्टॉय फर्म, आपको याद होगी तो फाइनिक्स फर्म, ठीक है। ये इनके वहाँ पे इन्होंने इंडियन नेटल सॉरी है ना, ये वहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी हरकत करी थी। उसके बाद बात करें फ्रीडम स्ट्रगल में, तो फर्स्ट सत्याग्रह 1917 चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, और खेड़ा सत्याग्रह, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन। बाकी तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट ये सब चलाए तुमने देखा ही होगा। इसमें कुछ बुक देख लो, इनकी बुक कौन सी है गाइस? हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया और इंडिया ओपिनियन। हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडिया ओपिनियन। हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडिया ओपिनियन, ठीक है। तो ये था लेप्रोसी के बारे में, याद हो गया होगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब बता दो मुझे, लेप्रोसी बैक्टीरियल डिजीज है कैसी डिजीज है? तो लेप्रोसी बैक्टीरियल डिजीज। क्या लेप्रोसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होगी? नहीं होगी। अच्छा मुझे बताओ लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? तो लास्ट संडे ऑफ जनवरी, लास्ट संडे ऑफ जनवरी, और इंडिया में 30 जनवरी, इंडिया में 30 जनवरी। लेप्रोसी की दवाई बताओ मुझे। CD याद करिए हमने, क्लोफेरेजिमाइन, ठीक है। डी से जो याद करा था हमने, आर से जो याद राइफामेजेपिसन, ठीक है। और डी से जो डॉसपेंसिक जो दवाई है ऐसी कुछ थी वो याद करिए हमने, ठीक है। तो याद कर लो इसे, बाकी तो क्या ही है। नेक्स्ट टॉपिक जो है फिर वो EPFO एम्प्लॉयर रेटिंग सर्वे। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस EPFO के बारे में पढ़ना है, बाकी दुनिया बकवास है, ठीक है। प्रीलिम्स के पर्पज से ही पढ़ेंगे। EPFO क्या है? मैं बता दूं न्यूज में क्यों है, क्योंकि EPFO और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, उन्होंने एक एम्प्लॉयर रेटिंग सर्वे जो है वो किया है। एम्प्लॉयर रेटिंग सर्वे मतलब वुमेन को कितना है, मैन को कितना है, तुम्हें सही काम मिल रहा है नहीं मिल रहा, वुमेन पार्टिसिपेशन जो है उसको उन्होंने एनकरेज करने की बात करी है। वुमेन पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने की बात इन्होंने करी है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि EPFO क्या है। EPFO सबने तैयारी करी होगी, जिसका जून में पेपर हुआ था EPFO का, है ना भाई, डटे पड़े होंगे। तो EPFO ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए एक प्रोविडेंट फंड और पेंशन अकाउंट वाला गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो ये है, क्योंकि ये बना था एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 से। ये चीज अपने को याद रखनी है। किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। क्या है ये? सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये है, ठीक है। तो ये थे। बाकी ये है कि भाई वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ रहा है, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ रहा है, ये चीज याद रखना बस, ठीक है। और बाकी तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। EPFO इक्वल पे इक्वल वर्क पे काम करता है ना। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, ठीक है। इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो देख लो यार, कितना कैसे कैसे हो गया है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार देखें तो 27% हो गया, पहले 17 था फीमेल पार्टिसिपेशन रेट। और अगर वैसे देखें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें तो फीमेल के लिए 23 से 37 हो गया है, ठीक है। ये EPFO की रिपोर्ट है, ये EPFO की रिपोर्ट है। ये चीज अपने को याद रखनी है, याद रख लेंगे। मैन का भी बढ़ा है, 75 से 78 हो गया है, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। EPFO में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, देख लो ये रहा 23 से 37, ये देखो अच्छी है, ठीक है। देख लो यार कुछ जुगाड़ हो जाए तो देखो भाई, मिलो इन मोहतरमा से, ठीक है, मोहतरमा, ठीक है। तो EPFO 23 से 37 है ना। व्हाट आर कॉजेज ऑफ लोअर वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन दैट? कॉजेज क्या है भाई? मेंस का पर्पज है, मेंस का पर्पज है, प्री में कोई ज़्यादा काम का नहीं है। वैसे भी तुम दिमाग लगा लोगे क्या क्या कॉजेज है भाई। सिक्योरिटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि पेमेंट कम मिलता है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ वाली प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, इन्हें आप बता दोगे, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अनपेड केयर वर्क है, सोशल कल्चरल स्टिग्मा है, ठीक है। दिक्कत क्या आती है, ये इफेक्ट कैसे करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट कर सकती है। अगर काम करें महिलाएं तो पॉवर्टी रिडक्शन हो सकती है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो सकता है, जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट हो सकती है, तो इस वजह से काम कर सकते हैं। फर्टिलिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है, लेबर मार्केट और टैलेंट पूल आ सकता है नया, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन से रिलेटेड थी। लेबर कोड, कोड ऑफ वेजेस, इंडस्ट्रियल कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑपरेशन सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन 2020, ये सारी ईपीएफओ वाले एग्जाम में हमने पढ़ी थी। अगर ये न्यूज में आएंगी तो दोबारा से इनको पढ़ लेंगे एक बार अलग से, ये न्यूज में आती रहती हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे स्किप मारता हूँ। आगे आपको 5-7 दिन में न्यूज में कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। ऐसे ये स्कीम्स हैं, ठीक है। निर्भया फंड बता दो किससे रिलेटेड है ना, सबको याद होगा, दिल्ली गैंग रेप जो हुआ था उसके बाद जो बना था, ठीक है। तो निर्भया फंड उससे रिलेटेड है, अब तो सबसे रिलेटेड है, अब तो उससे ही क्या, ठीक है। तो बताओ भाई ईपीएफओ कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ईपीएफओ कौन से एक्ट के अंतर्गत, ईपीएफओ एक्ट 1952, ठीक है 1952। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है, ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत ये काम करता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? 2 टॉपिक क्लियर हो गए ना, लेप्रोसी और ईपीएफओ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलता है, क्वेश्चंस दिखाने हैं क्या, देख लो भाई। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालता है, तो ध्यान रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। यूजीसी ड्राफ्ट ऑन डी रिजर्वेशन प्री के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट है तो कुछ यूजीसी के बारे में इसने बोला है कि जो जैसे पहले अभी आपने ध्यान दिया होगा, एससी एसटी और जनरल की अलग पोस्ट निकलती हैं। जनरल की पोस्ट मान लो भर गई, एससी एसटी की पोस्ट मान लो कुछ बची हैं, तो इन्होंने बोला है कि जो पोस्ट बची हैं आप उन्हें डी रिजर्वेशन कर दो, यानी पहले रिजर्वेशन में थे उनका रिजर्वेशन हटा दो, जनरल से भर दो, ठीक है, इन्होंने ये बोला है। लेकिन वहां पे फिर वो आ गया, नहीं नहीं रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये एक इनकी रिकमेंडेशन थी, गाइडलाइन थी, वो फॉलो होगी नहीं होगी वो सरकार बताएगी। तो बात ये है इस न्यूज में, बात यह है कि हम यूजीसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो ये न्यूज तो कुछ काम की नहीं है, आपको भी पता है डी रिजर्वेशन पर तो यूपीएससी क्वेश्चन देने वाला रहा नहीं है ना। तो हम बात कर लेते हैं किस पे बात करते हैं हम, यूजीसी पे, ठीक है। तो यूजीसी जो है वो 28 दिसंबर 1953 में बना, 28 दिसंबर 1953 में बना। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन हुआ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 में। तो अब क्या है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करता है। और इसका जो ऑफिसर बनेंगे, जो चेयरमैन होगा, वो कोई ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर नहीं होगा। ये कॉलेज जैसे ग्रांट्स है, उनको एलिजिबल यूनिवर्सिटी कॉलेज उनको ग्रांट्स प्रोवाइड कराता है, ये रैंकिंग देता है, भाई तुम A+ हो, है ना। आपने पढ़ा होगा ना, NAAC होती है शायद, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल करके कुछ होता है ना। तो ये उनकी रैंकिंग, एक्विजिशन काउंसिल करके जो होता है उनकी रैंकिंग देता है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। यूजीसी का काम होता है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी इसमें कुछ ऐसी न्यूज है नहीं। हाँ भाई, रिजर्वेशन किस किस में आता है वो चीज़ देख लो। रिजर्वेशन पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 सबको पता है, 16 क्लॉज 4 है, 85th अमेंडमेंट में 16 क्लॉज 4 है, ठीक है। 16 क्लॉज 4B में, ठीक है, 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। 330 आर्टिकल 332 SC ST जो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और पंचायत म्यूनसिपलिटीज में 243D 243D। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, बिना बात के आप टाइम पास कर रहे हो, जो नहीं करना। शेर सुनाओ यार कोई अच्छा सा, कविता सुनाओ, कोई शेर लिखो एक अच्छा सा। मैं लिखूँ एक अच्छा सा शेर, देखो लिख दिया, चलो। आई ये रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। बात यह है कि इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है ये इंपॉर्टेंट है। आपने प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस में जो टेस्ट सीरीज होती है उनमें इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, लेकिन पहले न्यूज क्यों है, तो इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है इसीलिए न्यूज में, और रिपोर्ट का नाम है इलेक्ट्रिसिटी 2024। रिपोर्ट के जो अंदर है वो खास चीज़ है। वो खास चीज़ क्यों है कि वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं आपको 2-3 चीज़ें अभी बता देता हूँ पहले। चलो पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको रिवाइज करा दूँगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो अभी भी कोल पे रिलाई करता है, यानी कि अपन जो बिजली बना रहे हैं अभी भी कोयला से बिजली बना रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हाँ जी कोयला से बिजली बनाओ, कोयला से बिजली बनाओ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि कोल जो है वो लगभग इंडिया की 68%, यानी कि सोचो समझो 68% बिजली डिमांड कोयला पूरी करता है। इंडिया की 68%, यानी कि 50% से भी ज़्यादा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा।
कि कोयला जो है, कोयला फायर्ड जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू मीट 68% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है, ठीक है। हालांकि कम हो गया है, पहले 74% करता था, लेकिन 2026 तक कम हो जाएगा 68%, लेकिन अभी भी ये 74-73 के आसपास है। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब 50% से ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट बात ये है। अच्छा, कोल फायर्ड पावर जनरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कोल फायर्ड पावर जनरेशन क्या हो रहा है? यानी कोयला फायर्ड पावर जनरेशन जो बढ़ रहा है। होना क्या चाहिए था? घटना चाहिए था। तो घट रहा है क्या? नहीं, ये बढ़ेगा 2024 से 2026 तक। क्या करेगा? ये बढ़ेगा। क्या करेगा? ये बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज याद हो गई। ये तो मैंने बता ही दिया। रिन्यूएबल जनरेशन की बात कर लेते हो। टोटल रिन्यूएबल जनरेशन जो है अभी इंडिया में 21 गीगावाट है, जो 2023 में ऐड किया था। टोटल 44% के आसपास जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2030 में जो हुई है उसका 44% है। ये खाली 2023 का डाटा है। और अगर 2023 के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करूं तो 21% के आसपास इसका योगदान है। कोयले का कितना है? 73 के आसपास या 68 के आसपास हो जाएगा 2026 तक। इसका कितना है? 21% के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी का। मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं आपको साथ साथ में, सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में जो पावर है वो है सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी की लगभग 70 गीगावाट है, ठीक है। उसके बाद है फिर विंड एनर्जी की, उसके बाद है विंड एनर्जी की, उसके बाद है फिर बायो एनर्जी की, उसके बाद है बायो एनर्जी की, और उसके बाद है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं उनकी। तो ये भी चीज़ अपने को क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड डायनेमिक्स देख लें तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो तो बढ़ रही है इंडिया में, तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया जो एक डेवलपिंग कंट्री है। तो निश्चित रूप से इंडिया में बढ़ने वाली डिमांड है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी खास बात है नहीं। 6.5% के आसपास की ग्रोथ बढ़ रही है। ग्लोबल कंपेरिजन देखें तो इंडिया की वही दोबारा से भाई इंडिया में ज़्यादा पावर होगी, वो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, ये देख लो, हाइड्रो पावर जनरेशन में 15% फॉल आया। हाइड्रो पावर जनरेशन कम, सोलर प्रोडक्शन ऊपर। हाइड्रो पावर जनरेशन कम, सोलर प्रोडक्शन ऊपर। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। न्यूक्लियर पावर सर्च की बात करें तो हाफ ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में, टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और ये भी 10% के लगभग बढ़ेगा इंडिया में। न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो है वो 10% के आसपास बढ़ेगा। इंडिया ने बोला है कि न्यूक्लियर एनर्जी 2022 के लेवल में, 2022 के कंपेरिजन में 2032 में हम ट्रिपल कर देंगे, यानी कि लगभग 13 गीगावाट पे उसे ले जाने की हम कोशिश करेंगे। अभी कितनी है? 6 गीगावाट। अभी कितनी है? 6 गीगावाट, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को। लार्जेस्ट कौन सा है हमारा? काकरापार जो यूनिट 3 रिएक्टर है वो हमारा लास्ट है, जो फुल कैपेसिटी 2023 में पहुंच गया, ठीक है। मैंने जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, नदौरा पावर प्लांट कहाँ पे है? चलो बता दो। ये यूपी में है। कहाँ पे है ये? यूपी में है, ठीक है। और तो इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, एक चीज देख लो, अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट थी, प्री में सेल मैगजीन में भी बहुत बार कवर की हुई है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी क्या होता है? आपने छोटे छोटे 3 जो है वो एक मतलब टैंक टाइप बना दी, जिसमें आप न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन जो करना है आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करोगे। तो ये छोटे छोटे होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत बड़ा है, ये छोटे छोटे हमने बना देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बनाने का मतलब है कि आप जैसे छोटे छोटे बनाए तो थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाओगे, लेकिन मजे की बात है कि पॉल्यूशन कम करते हैं, ये पॉल्यूशन कम करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, कहीं भी लगाए जा सकते हैं। ये मोबाइल है, मतलब मोबाइल का मतलब ये कहीं भी लगाए जा सकते हैं। इनका ऐसा नहीं कि एक लोकेशन पर लग गए तो लग गए, है ना। ये चीज़ थोड़ा सा अपने को इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्मॉल है, मॉड्यूलर है, रिएक्टर जो है वो जनरेट हीट कर देते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी को, ठीक है। तो चैलेंजिंग तो है, लेकिन है ये कि काम कर रहा है ना। एक डाटा और पढ़ लो, याद मैं करवा दूंगा अभी, इस जैसे न्यूज खत्म होगी तुरंत अभी रिवाइज कराऊंगा। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 417 गीगावाट, फॉसिल फ्यूल 56%, रिन्यूएबल एनर्जी 41%, न्यूक्लियर फ्यूल 1.6%। सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल से, उससे कम रिन्यूएबल एनर्जी से, उससे कम न्यूक्लियर फ्यूल से, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है। एक जो पंचामित्र आपने पढ़े थे, आपने पंचामित्र पढ़े होंगे COP 26 में, वो कौन कौन से हैं वो भी एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किसी भी आधार पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहला देख लो, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट बाय 2030।
इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट विया रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग CO2 एमिशन बाय 1 बिलियन टन बाय 2030 और कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करो 45%। नेट जीरो एमिशन टारगेट बाय 2070, ठीक है। GDP एनहेंस हो जाएगी 45% में अगर हम नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के आधार पे अपना काम करें तो, ठीक है। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज, बड़ी है, डरना नहीं, याद होगी पक्का। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है? 1974 में क्रिएटेड हुई। सबसे ज़्यादा मजे की बात है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने क्रिएट की है, OECD ने ये क्रिएट की है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है, ठीक है। 1973-1974 ऑयल क्राइसिस के टाइम ये जो है क्रिएट हुई थी। ये बताती है डाटा, पॉलिसी, रिकवरी, एनालिसिस बताती है भाई तुम्हारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी एनर्जी में ये दिक्कत है, तुम ऐसे ऐसे काम कर लो। तो इंडिया इसका मेंबर है क्या? हाँ जी, इंडिया एसोसिएशन कंट्रीज में है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और इंडिया मेंबर होने के लिए IEA का क्या होना चाहिए? OECD का मेंबर होना चाहिए। इसकी रिपोर्ट देख लो यार, ये रिपोर्ट आ जाती है पेपर में कभी कभी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, कौन है ये? IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, इंडिया की भी IEA निकालती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। बर्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। IEA टेक्नोलॉजी, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बात भी सीरीज है ना, ये तो IEA नाम दे रखा है इसमें। एनुअल एनर्जी एफिशिएंसी मार्केट रिपोर्ट, IEA, ठीक है। एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, IEA आपका स्वागत है, ठीक है। तो ये थी न्यूज, इसे एक बार करते हैं रिवाइज। बताओ मुझे, इलेक्ट्रिसिटी 2024 किसकी रिपोर्ट है? इलेक्ट्रिसिटी 2024 किसकी रिपोर्ट है? IEA की, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी किसने एस्टेब्लिश करी? OECD में। किस टाइम? ऑयल क्राइसिस 1974 के टाइम, ठीक है। इसके मेंबर होने के लिए क्या चाहिए? OECD का मेंबर होना जरूरी है। ये थी IUCN के बारे में। अब बात करते हैं न्यूज के बारे में कि न्यूज क्या कहती है। अपने इंडिया में बताओ, कोल प्रोडक्शन एनर्जी जो है, कोल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन, वो बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। कितने परसेंट है? 68% है। 68% लाना है 2026 में, अभी है 73% के आसपास, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो है हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है? वो भी बढ़ रहा है। जैसा मैंने बताया, सोलर एनर्जी वगैरह ये जो है ये हमारी बढ़ रही है, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी, तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका? हम सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे प्रोड्यूस करते हैं? फॉसिल फ्यूल से। उससे कम किससे करते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी से। उससे कम किससे करते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी से। और उससे कम किससे करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी से, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करूं तो मैं न्यूक्लियर एनर्जी में बता दूं कितना परसेंट है न्यूक्लियर एनर्जी का? लगभग 1.6%, 1.6% एनर्जी प्रोडक्शन में। न्यूक्लियर एनर्जी पे हम आई गए तो एक हमने अभी पढ़ा था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये क्या काम करते हैं? छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जो आप जगह जगह लगा सकते हो, ये पॉल्यूशन भी कम करेंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियर जो हीट जनरेशन है वो कर सकते हैं छोटे छोटे जगह के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? फॉसिल फ्यूल में ये पढ़ लिया। सबसे ज्यादा मैंने आपको एक डाटा बताया था, सोलर एनर्जी, फिर विंड एनर्जी, फिर क्या पढ़ा था हमने? थर्मल एनर्जी, और फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ा था बायो हाइड्रो पावर प्लांट, है ना, जो सबसे कम है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे कम है ना। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। IEA की रिपोर्ट में बस इतना ही, अगर आपने इतनी रिपोर्ट याद कर ली तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको इधर उधर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। देख लेना, ये 2019 का क्वेश्चन है। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। न्यू कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। गलत बात है ना, इंडिया कभी हो ही नहीं सकता। सही बात है, सॉरी भाई, इंडिया सेल्फ देख लेना है ऐसे एक बार, है ना। तो मुझे लग नहीं था कि ये दोनों सही है ना, मुझे ये दोनों गलत ही लग रहा है। मुझे पहला सही लग रहा है बस, क्योंकि इंडिया जो है वो अभी भी इंपोर्ट करता है कोल को। इंडिया जो है वो अभी भी इंपोर्ट करता है, प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी। 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शायद, लेकिन उसके बाद भी वो कोल को क्या करता है? इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से क्लाइमेट ग्रुप, ये सारे PYQ में आप देखते रहो इन्हें, है ना। मैं PYQ याद अलग से कर लेना भाई, नहीं तो ये ना करंट अफेयर्स का टाइम बढ़ाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। टाइम बढ़ाने का मतलब है पढ़ो आराम से, दिल से। तो हाइब्रिड व्हीकल एज अल्टरनेटिव टू EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल सबको पता है, ठीक है, बैटरी से चलने वाले। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चला लो और साथ में पेट्रोल डीजल जो है उसका भी कुछ इंटरनल कंबशन जो है उसे भी यूज में ले आओ। ये हाइब्रिड व्हीकल का कंसेप्ट है।
न्यूज क्यों है, मैं एक बस जस्ट दूंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो क्रीम है वो ले लो, ठीक है यार। तुम ना गलत समझ जाते हो, है ना। थक गया है, चलो कोई नहीं। तो हाउ इज इंडिया फॉलोइंग, इंडिया जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रहा है। मैं बता देता हूँ, लिथियम आयन बैटरी जो है इसमें काम करती है, लिथियम आयन बैटरी जो है वो काम करती है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इसमें कोई इंटरनल कंबसन इंजन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई भी इंटरनल कंबसन इंजन नहीं होता, समझ रहे हो ना गाइस, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। जीरो टेल पाइप एमिशन होता है इसमें, जीरो टेल पाइप एमिशन होता है, समझो इस चीज को, ठीक है ना। और ये लिथियम आयन बैटरीज पे काम करते हैं, हाई एनर्जी डेंसिटी लॉन्गर रेंज होती है, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस होल्ड कर सकते हो, चार्जिंग स्टेशन हो सकते हैं, डीसी फास्ट चार्जेस आ सकता है, पब्लिक चार्जेस स्टेशन बनाए जा सकते हैं। 4 टाइप ऑफ ईवीज होते हैं, 4 टाइप ऑफ ईवीज होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो क्या करते हैं आपके, अरे ये क्या हो गया बाबू भैया, ठीक है। ये क्या काम करते हैं आपके, जैसे कि टोयोटा हाइब्रिड, होंडा सिटी है ना, ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भी होगा, तो आप मतलब उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लगा लो, इंजन भी चला लो, ठीक है। प्लग इन हाइब्रिड क्या होते हैं, प्लग लगाओ, अब पेट्रोल से चलानी है पेट्रोल वाले में लगा दो, बिजली से चलानी है बिजली वाले में लगा दो। बीईवीज क्या होते हैं, इसमें कोई फ्यूल टैंक वगैरह नहीं होता, ये फुल्ली इलेक्ट्रिकल बेस पे चलेंगे, ठीक है। रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं इनमें। फ्यूल सेल व्हीकल क्या होते हैं, जैसे आपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल होता है, उसको अगर आप यूज करोगे तो फ्यूल सेल व्हीकल हो जाएगा, ठीक है। चैलेंजेस क्या है भाई, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अपने यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने लिए है ही नहीं, प्रीलिम्स के लिए सप्लाई चेन इशू है, लिथियम आयन बैटरीज की दिक्कत है, तो वो सारी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल कंबसन इंजन भी होगा और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम भी होगा, दोनों से आप चला सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिकलिटी मीडियम टर्म में कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप पर्सपेक्टिव है कि भाई सस्ता पड़ जाएगा, डीकार्बनाइजेशन ड्राइव जो है वो भी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। और तो इसमें कुछ खास है नहीं। इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल, इथेनॉल है ना, और ये फॉसिल फ्यूल पे हम इसे कम यूज कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह पे कम यूज कर सकते हैं। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन वगैरह आपने देखा है, हाइड्रोजन सेल में बाई प्रोडक्ट क्या होता है, केवल वाटर होता है, केवल वाटर होता है, कोई गैस जो है वो पॉल्यूशन की प्रोड्यूस नहीं होती बाई प्रोडक्ट में, ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, पेपर में छपेगी, फिर कहोगे मैं भी कहूँगा तुम ही क्या कहोगे, ठीक है। ये याद कर लो पॉर्स के, इज डेवलपिंग सिंथेटिक फ्यूल दैट मेक आईसी इज CO2 न्यूट्रल, तो एक गाड़ी का नाम है ना, वो CO2 न्यूट्रल पे काम कर दिया है। फेम स्कीम किससे रिलेटेड है, ईवी व्हीकल से। नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्लान ईवी व्हीकल्स, या आप बोल दो ईवी अडॉप्शन। बैटरी स्टोरेज ईवी, गो इलेक्ट्रिक ईवी, PLI स्कीम ईवी, तो ये चीज़ अपने को क्या करनी है, याद करनी है। ये देख लो 30 कैंपेन किससे रिलेटेड है, ईवी, किससे रिलेटेड है, ईवी, ठीक है। बोलो जय माता दी, समझो इन चीज़ों को। ईवी में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ईवी है कि भाई जो हाइब्रिड व्हीकल है वो हम चलाने की बात कर रहे हैं, वो चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फेम स्कीम किससे रिलेटेड है, ये याद रखना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड है। तो बस ये चीज़ें कुछ याद रखनी है, ठीक है। इसमें कुछ खास था नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टाइप मैंने आपको बता दी, जैसे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, ठीक है। और क्या बताया मैंने आपको, BEV बता दिया, जो एकदम बैटरी पे ही चलेगी, ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बी का मतलब बैटरी, है ना। और मैंने आपको हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बता दिया, HEV। तो ये सारे किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड है। बहुत आराम से याद हो गई होगी, आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी न्यूज है, इतना ही जिस्ट था इसका, इससे ज़्यादा इस न्यूज में था नहीं कुछ, इसीलिए मैंने कुछ बताया भी नहीं। नेक्स्ट कर लेते हैं हाई वेलोसिटी एयर फ्यूल स्प्रेइंग। तो हाई वेलोसिटी क्या है, क्रोम प्लेटिंग जो आप करते हो, तो उसमें यह है कि भाई टेक्निक बनाई है हाई वेलोसिटी एयर फ्यूल स्प्रेइंग। ये क्या काम करेगी, ये आपको सरफेस को कोटिंग कर देगी और एफिशिएंट सॉल्यूशन बताएगी कार पार्ट के लिए, टूल्स के लिए, यानी कि ऐसा स्प्रे करेगी, ऐसा स्प्रे करेगी कि उसे आप छुटाते रहना, आप छुटा नहीं पाओगे, ठीक है। ये याद रखना है, उसे आप छुटाते रहना, आप छुटा नहीं पाओगे। इससे फायदा क्या होगा, छूटेगी नहीं तो निश्चित रूप से हमारे पेट वेट में नहीं जाएगी, पेट वेट में नहीं जाएगी तो जो कैंसर वाली डिजीज है वो नहीं होंगी। ये याद हम रख सकते हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। देख लो कैसे होता है, स्प्रे करना सीख लो गाइस। लो टेम्परेचर पे होता है,
हाई पार्टिकल वेलोसिटीज पे होता है, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं। किस किस का हो सकता है, टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमियम का ये हो सकता है। और तो फिर देख लो ये MQ-9B स्काई गार्जियन क्या है। तो यूएस ने कुछ ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन भेजे हैं, ये ध्यान रखना कोई पूछ ले MQ-9B स्काई गार्जियन क्या है, स्काई गार्जियन क्या है। तो ये ड्रोन है जिनको प्रीडेटर भी बोलते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड लाइक सियाचिन वगैरह पे आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे वो आपको बता देंगे सर देखो पाकिस्तान वाले कौन आ रहे हैं, नल्ले आ रहे हैं, ठीक है, नल्लों को मार भगाओ। तो ये MQ-9B क्या है, ये ड्रोन से रिलेटेड है, यूएस से हमने लिए हैं, यूएस से हमने लिए हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी गाइस, सच में मैंने बस बता दी क्योंकि दे रखी है, आपने याद रखोगे आप कि MQ-9B किससे रिलेटेड है, तो पूछते ही आपको याद आ जाएगा। तो ड्रोन से रिलेटेड है। ड्रोन कहाँ से लिए थे, यूएस से लिए थे। अनमैन्ड एयर व्हीकल से रिलेटेड है, हाई एल्टीट्यूड यानी कि सियाचिन वाले एरिया में आपको इसे रख सकते हैं। ये थी इसकी न्यूज, याद हो गई ना। इंडियन ग्रे वॉल्फ की बात कर लें तो इंडियन ग्रे वॉल्फ जो है नेशनल चैंबर सेंचुरी में दिखा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, दिख गया तो ऐसा तो है नहीं कि तेंदुआ दिख गया, लीस्ट कंसर्न है। शेड्यूल 1 में, ये याद रखना, अपेंडिक्स 1 में, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यानी कि इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। नेशनल चैंबर सेंचुरी कहाँ कहाँ मिलती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये अपने को याद रखना है। ट्रांस फैटी एसिड क्या है, सबने पढ़ा होगा भाई, बहुत हार्ट अटैक वगैरह ये जो बहुत बीमारी हैं ट्रांस फैटी एसिड की वजह से होती हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो जैसे आप वेजिटेबल ऑयल है उसको आप सॉलिडिफाई करने की कोशिश करते हो, या कभी कभी क्या होता है कुछ समोसे वाले या जो भी अपने जाते हैं खाने, एक तेल को बार बार यूज करना, बार बार यूज करना, बार बार यूज करना, तो वो जल जल के गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़े होकर वो निश्चित रूप से सॉलिडिफाइड की ओर बढ़ जाता है, तो वो भी ट्रांस फैट एसिड का एक कारण होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला भाई इसे कम करो, और डेनमार्क जो है उसने इसे कम किया है। डेनमार्क, लिथुनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, ये 5 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्हें ट्रांस फैट एसिड एलिमिनेट करने के लिए WHO ने सर्टिफिकेट दिया है। दोबारा याद कर लो, डेनमार्क किधर है, ऊपर सबसे, ठीक है, याद कर लेना। ऊपर मतलब किसके ऊपर, किसके ऊपर बताओ, नीदरलैंड के ऊपर है, या आपने पढ़ा होगा जर्मनी के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे उस वाले रीजन में पढ़ा होगा, ठीक है। लिथुनिया पढ़ा होगा आपने, पोलैंड पढ़ा होगा आपने वहीं जर्मनी के पास में, सऊदी अरेबिया पढ़ा है अपने एशिया में, थाईलैंड अपने इधर पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारे आपने पढ़े हुए हैं, डेनमार्क, लिथुनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया और थाईलैंड, ठीक है ना गाइस, याद करो जल्दी से। तो ध्यान रखना ट्रांस फैट एसिड जो है अपने को कम करनी है, अपने को कम करनी है, अपने को रिमूव करनी है, ठीक है। ट्रांस फैट में फैट कितने टाइप के होते हैं, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। हेल्थ के लिए अच्छे कौन से होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, हेल्थ के लिए अच्छे। बुरे कौन से होते हैं, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, ठीक है, ये याद रखना है। अनसैचुरेटेड फैट कहाँ से मिल सकता है हमें, प्लांट से, जैसे वेजिटेबल ऑयल, नट, सीड, इनसे। बाकी इससे रेड मीट, बटर, चीज, कोकोनट ऑयल, इनसे क्या मिलता है, सैचुरेटेड फैट, तो ये अच्छे नहीं होते। इनसे क्या होता है, हार्मफुल डिजीज होती हैं। ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, गुड HDL नहीं प्रोड्यूस करते। समझ गए या नहीं समझे, न्यूज खत्म हो गई, ठीक है। तो ये थी आज की न्यूज। देख लो, ट्रांस फैट के लिए FSSAI ने बताया है भाई, फ्रीडम फ्रॉम ट्रांस फैट फ्री लोगो, हार्ट अटैक रिवाइंड है। WHO ने, हाँ एक चीज याद रख लेना, रीप्लेस कैंपेन चलाई गई है इसके लिए, रीप्लेस कैंपेन ट्रांस फैट के लिए WHO ने चलाई है, याद कर लो, पेपर में पूछेगा रीप्लेस कैंपेन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, तब आपको आंसर देना ट्रांस फैटी एसिड, ठीक है। ये थी आज की न्यूज़। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो इनिशिएटिव तो प्लीज़ कुछ मत करो, देखो और अपने नंबर बढ़ाओ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, KNP एनालिसिस चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दो। ये वाली PDF जो है मैं अगर टेलीग्राम पे जब डालूंगा, जब आप कोई बोलोगे, वरना मैं नहीं डालूंगा क्योंकि इसमें कॉपीराइट आने का मुझे यूट्यूब पे भी डर लग रहा है, लेकिन आने दो, ठीक है, आने दो, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। तो बाकी देखते हैं क्या होता है ज़िंदगी में। तो ये थी आज की वीडियो, देखना मत भूलिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोई जोक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मारिए, ये मत बोलिएगा कि शकल बेकार है, ठीक है, तुम्हारी भी ज़्यादा अच्छी ना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।